Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? We have already started with our chapter evolution. ठीक है, evolution वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया. स्टार्ट कैसे किया? मतलब हमने ये देखा कि जो evolution है वो एक तरह से स्टोरी चल रही है. ठीक है, इस अर्थ पर लाइफ कैसे आई उसकी स्टोरी चल रही है. राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बैक से शुरू हो रहे हैं कि जब हम नहीं थे इस धरती पर, व्हेन वी वर नॉट प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, देन द लाइफ स्टार्टेड ऑन दिस अर्थ. हाउ, कैसे स्टार्ट हुई. ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई. ठीक है, तो हमने देखा बिग बैंग थ्योरी से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ. ठीक है, आफ्टर दैट मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी. तो उस गैलेक्सी में हमने देखा कि अर्थ बनी. तो ऐसा क्या हुआ अर्थ पर, बाकी और भी तो प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर लाइफ नहीं आई, बल्कि अर्थ के ऊपर आज हम देख पा रहे हैं दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट बिकॉज ऑफ दिस लाइफ. ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब इस अर्थ का ओरिजिन हुआ, देन इस अर्थ के ऊपर कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ. ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी. थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन से हमने ये समझा कि किस तरह से जो नॉन ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, देन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और कैसे एक पहला सेल बना. ठीक है, उस वक्त कंडीशंस कैसी थी हमने डिस्कस किया दैट द कंडीशंस वर एनारोबिक. उस टाइम में कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, और मतलब रेड्यूसिंग कंडीशन, हाई टेम्परेचर, और चारों तरफ वोल्केनोस इरप्ट होते रहते थे, मतलब वोल्केनिक स्ट्रॉम था. तो ऐसी ही कंडीशंस के चलते बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हुए, जिनका हमारे पास प्रूफ भी है थ्रू एक्सपेरिमेंट. कौन से एक्सपेरिमेंट? मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट से हमें, और उसके बाद और भी कई एक्सपेरिमेंट हुए. ठीक है, तो हमें ये बात क्लियर हो गई, यस केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, लाइफ आई थी. ठीक है, ओके, अब हम जो बातें बोल रहे हैं, हम जो बातें बोल रहे हैं कि लाइफ ऐसे आई, ऐसे ऐसे, सबने अपनी अपनी थ्योरीज दे दी. ठीक है, अब थ्योरीज दे दी, तो थ्योरीज को प्रूव करने के लिए या तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कि अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हमारे पास सेम रिजल्ट्स आते हैं जो थ्योरीज में प्रपोज किए गए, दैट मीन्स दैट थ्योरीज आर ट्रू. राइट, बट इसके अलावा हमारे पास कुछ और गवाहियाँ चाहिए. ठीक है, किसी भी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए, सत्य को प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ फैक्ट चाहिए होते हैं, कुछ एविडेंसेस चाहिए होते हैं. ठीक है, तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो एविडेंसेस हैं, कैसे प्रूफ हमें होता है कि यस सच में लाइफ ऐसे ओरिजिनेट हुई थी, यूनिसेलुलर से, मल्टीसेलुलर से, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट डेवलप हुए इस धरती पर. ठीक है, तो आज हम उन्हीं एविडेंसेस के बारे में एक डिस्कशन करेंगे. इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार हम ये देखते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है. तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर. गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, और जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आपसे पूछी जाएगी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू अकाउंट को क्रिएट करने के लिए. ये सब बातें उन बच्चों के लिए हैं जो हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, यू विल गेट एन OTP नंबर, और जैसे ही OTP नंबर मिलेगा, आपका नंबर, फ़ोन नंबर हो जाएगा वेरीफाई, और आपके सामने खुलेंगे कुछ कोर्सेज, जिनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स, नीट का कोर्स. ठीक है, तो नीट का कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करनी होगी आपकी क्लास, क्योंकि आप 12th क्लास के लिए एनरोल कर रहे हैं, तो आप 12th क्लास के ऊपर टिक कर देंगे, दिस इज अवर टॉपर्स बैच. राइट, तो उसके बाद आपके सामने खुलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो वाले सब्जेक्ट्स जो हमारी 12th बोर्ड्स की प्रेपरेशन एज वेल एज नीट की प्रेपरेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं. ठीक है, तो इन पूरे जो सब्जेक्ट्स की, कोर्स की कंप्लीट फीस जो है दैट इज 8,999 रुपीज़. बट एक छोटा सा काम करना बेटा, इस फ्री इजीली कूपन कोड को भर देना.
जैसे ही ऐड टू कार्ट के अंदर जाएंगे, फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर करेंगे, वैसे ही आपके सामने आपको ये जो कोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिना किसी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज के। एंड नॉट ओनली दीज रिकॉर्डेड वीडियोज, यू विल ऑल्सो गेट अ DPP एज वेल एज आपको मिलेगा पूरी एनोटेटेड PPT, स्टडी मटेरियल, मतलब एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक क्या है, दैट इज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। कैसे प्रूफ हुआ, कैसे हम मान लें, कुछ तो हमारे सामने सबूत लाओ, हम ये माने। अदालत क्या है, अदालत सबूतों के ऊपर काम करती है। हमने बोला कि एवोल्यूशन हुआ, सबूत लाओ, ठीक है, सबूत लाए हैं आज हम एवोल्यूशन को शो करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो आपके सामने ये क्या है, कुछ ऐसे रॉक के ऊपर ना कुछ इम्प्रिंट से दिखते हैं, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी ना कभी आपने ये जरूर किया होगा, कभी आपको कोई गुलाब का फूल मिला होगा, ठीक है, आपने उस गुलाब के फूल को कभी, या किसी भी पेड़ की पत्ती मान लो, या वो जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, फ्लावर जब हमारे पास होते हैं हम क्या करते हैं, उसको कॉपी के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो बहुत सालों के बाद मान लो कभी वो कोई पुरानी नोटबुक या पुरानी डायरी या पुरानी बुक जब कभी हमारे सामने अचानक से आ जाए और उसके अंदर हमें हमारा रखा हुआ वो गुलाब का फूल मिल जाए, तो बहुत सारी यादों के साथ हमें वहाँ पे एक स्केलेटन सा नज़र आता है, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या है, डेड रिमेन है। वो क्या है, एक डेड रिमेन है। तो ऐसे ही डेड रिमेन्स का जो हार्ड पार्ट है वो अगर रॉक्स के ऊपर इम्प्रिंट बन जाए, ठीक है, जैसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ऐसा कुछ प्लांट, कुछ ऐसी मतलब कुछ मेमोरीज हमारे सामने ताज़ा हो जाती है। कोई भी मान लो इंसेक्ट्स है, गलती से वो बेचारा मिट्टी के अंदर फंस गया, मिट्टी के अंदर फंस के उसकी होगी डेथ, ऊपर से और मिट्टी आती गई आती गई आती गई। अब क्या हुआ, सालों बाद जब हमने उस मिट्टी की खुदाई की तो हमें उस इंसेक्ट्स का एज इट इज उसका जो स्केलेटन वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, हम ये बोलेंगे कि यस, ऐसा कोई भी इंसेक्ट कभी ना कभी इस टाइम पे इस रॉक के अंदर, इस मिट्टी के अंदर फंस गया था। मतलब कहने का ये, हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं। तो आज हम उन्हीं प्रूफ्स के ऊपर बात करेंगे कि What are the evidences of evolution, ठीक है। तो evidences of evolution को हम दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा that is based on our, कौन से evidences, देखो पहले ये समझते हैं एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास जो एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं हमें रॉक्स के ऊपर। कहाँ मिलते हैं, रॉक्स के ऊपर। तो रॉक्स के ऊपर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स की स्टडी, क्या होते हैं फॉसिल्स, हम ये समझेंगे। आफ्टर दैट हम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी समझेंगे, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे होमोलॉजी और एनालॉजी की, ठीक है। इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, होमोलॉजी एंड एनालॉजी, ठीक है। मतलब होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, और ये वो टॉपिक है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोथ इन योर बोर्ड्स एज वेल एज इन योर नीट, ठीक है। ओके, देन हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं। मतलब हम बहुत सारे एनिमल्स का एम्ब्रियो देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से वो हमारी एवोल्यूशन को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देन हम समझेंगे बायोकेमिकल एविडेंस, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो सब लिविंग बींग्स के अंदर मिलते हैं, और वो एविडेंसेस हमें बताएंगे कि यस, एवोल्यूशन हुआ था। देन हम, हाँ, एम्ब्रियोलॉजिकल बेटा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। और देन हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। क्या होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, वो ऑर्गन जो कभी ना कभी काम आते थे, बट उनकी जैसे ही मतलब डिमांड, अब आज उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑर्गन तो हैं, बहुत सारे एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर वो ऑर्गन्स तो हैं, बट दे आर नॉन फंक्शनल। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इनको भी हम देखेंगे कि कैसे ये एवोल्यूशन को प्रूव करते हैं। देन हम बात करेंगे कनेक्टिंग लिंक। दो ग्रुप्स हैं, अगर बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में अगर हमें कोई ऐसा जानवर मिल जाता है, ऐसा मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, या हमें उसका फॉसिल मिल जाता है जिसके पास दोनों ग्रुप्स के कैरेक्टर्स हों, राइट, तो उसको हम बोलेंगे दैट इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू फाइला या टू ग्रुप्स के बीच में। और अगर वो कनेक्टिंग लिंक
किसी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया, जो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हम बोलेंगे दैट इज अ मिसिंग लिंक। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ मतलब ये हमारा टॉपिक रहेगा। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को हम 2 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आज हमें बोल सकते हैं, क्या क्या सबूत है हमारे पास इस बात को प्रूव करने के लिए कि यस एवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, What are the evidences for evolution? क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे पास सबसे पहला एविडेंस आता है कौन सा? पैलियोंटोलॉजी। What is पैलियोंटोलॉजी? स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम व्हाट आर फॉसिल्स? तो फॉसिल्स आर बेसिकली द डेड रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द स्केलेटन। मतलब जैसे कोई मान लो ऑर्गेनिज्म है, उसके हार्ड पार्ट कौन से हो सकते हैं? बोन्स हो सकती हैं, टीथ हो सकते हैं, उसका कोई शेल हो सकता है। अगर वो पार्ट हमें किसी भी तरह से उसका कोई इम्प्रिंट मिल जाए, उसका डेड रिमेन मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ रॉक्स है, आप ये देख पा रहे हैं, कुछ ऐसी सी आपको स्ट्रक्चर, ये पूरी स्केलेटन ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस वन। तो ये क्या है? समथिंग कुछ 4 पैरों वाला रेंगने वाला सा जानवर हमें ये ऐसे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये देख के ही लग रहा है कि ये क्या है? किसी रेप्टाइल का डेड रिमेन है, इस रॉक के ऊपर छप गया। ठीक है, ऐसे मान लो ये हमें कुछ इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स दिखती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कुछ इस तरह से, जैसे मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये बता रही हूँ कि इम्प्रिंट कैसे बनते हैं। मेरे पास मान लो एक चाबी है या कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसको सॉफ्ट के ऊपर ऐसे प्रेस कर दूं तो उस की का, उस चाबी का पूरा जो शेप है, वो उसकी जो इम्प्रिंट है, वो मेरे पास कहाँ आ जाएगा? रॉक के ऊपर आ जाएगा, है ना। बहुत बार ऐसा करते हैं, है ना, कि जैसे गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी के ऊपर जब आप अपना पैर रखते हैं तो पैर एज इट इज छप जाता है। ठीक है, तो अब जब आप उस गीली मिट्टी को सूखने के लिए रख देंगे तो मिट्टी तो सूख जाएगी, बट उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा पैर का निशान छप जाएगा। तो वो क्या बन गया? वो इम्प्रिंट बन गया। तो ऐसे ही जब हमने बहुत सारी रॉक्स की आर्कियोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं, जिसके अंदर हम खुदाई करते हैं पूरी ज़मीन की, है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमें किस रॉक की एज को हम पता कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं? बहुत सारे हमारे पास प्रोसेसेस हैं। कार्बन डेटिंग से हो गया, ESR से हो गया। ठीक है, तो वो खैर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम ये कह रहे हैं अगर हम रॉक के ऊपर अगर हमें कुछ ऐसा इम्प्रिंट मिल जाता है और अगर हम उस एज की रॉक पता कर ले, तो हमें ये पता लग जाता है कि ये जो रिमेन है, ये जो डेड रिमेन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट का, ये कौन से टाइम में इस अर्थ पे मिला था। ठीक है, that means evidences that the evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters, मतलब बहुत सारे एविडेंसेस हैं हमारे पास। फॉसिल्स आर, ये देखो ये डेफिनेशन है बेटा, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द रॉक्स। हार्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट पार्ट क्या होगा बेटा? सॉफ्ट पार्ट जनरली अपना रिमेन नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि क्रश हो जाएगा, है ना। तो कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी से सॉफ्ट पार्ट तो जल्दी खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तो उसके इम्प्रिंट नहीं मिलेंगे हमें इस रॉक के ऊपर। हमें क्या मिलेगा? कुछ ऐसा पार्ट हार्ड, जैसे कि बोन्स हो गए, टीथ हो गए, शेल हो गए, जिनको माइक्रोबियल एक्टिविटी से जो डिजेनरेट नहीं होते हैं, तो उन हार्ड पार्ट्स का क्या बनता है? उस रॉक के ऊपर एक पूरा निशान बन जाता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इट इज द फॉसिल। रॉक्स क्या करती है? सेडिमेंट्स बनाती हैं। मतलब रॉक्स का क्या होता है बेटा? वेजिंग ऑफ रॉक्स होती रहती है, उनके ऊपर और लेयर पे आती जाती है मिट्टी की। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई, मान लो ये हमारी अर्थ है ना, या सॉइल है, सॉइल कर लो, रॉक कर लो, सॉइल है, रॉक है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोई एक ऐसा एरा था जब फिशेस जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करती थी इस अर्थ के ऊपर, और फिशेस के बाद मान लो हम ये कहते हैं कि एवोल्यूशन होके एम्फीबियंस आ गए। ठीक है, तो मान लो किसी भी मान लो एम्फीबियन की इस पर डेथ हो गई। ठीक है,
मतलब मिट्टी के ऊपर दब गया, उसकी डेथ होगी। अब क्या हुआ, इसके ऊपर और लेयर्स आ गई मिट्टी की, सॉइल की और लेयर्स आ गई, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, फिर एक टाइम पीरियड आया जब यहाँ पे क्या आ गए, कुछ रेप्टाइल, कुछ डायनासोर जैसे, जो कि आज हम बोलते हैं कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आई डोंट नो हाउ द डायनासोर विल फॉर्म, मान लो कुछ ऐसे से ऑर्गेनिज्म आपको दिखे। अब इनके ऊपर भी क्या हुआ, ये भी कहीं ना कहीं इस सॉइल के अंदर दब गए, ठीक है। तो आप ये देखो, ये बेस लेयर थी, ये एक और लेयर बन गई, ये एक और लेयर बन गई, ठीक है। ऐसे ही मान लो कुछ और जानवर है, कुछ और एनिमल, प्लांट, एनीथिंग कैन बी देयर, राइट। तो मान लो यहाँ पे भी कुछ ऐसे से आ गए। इनके ऊपर भी क्या हुआ, एक और लेयर बन गई। मतलब मिट्टी तो क्या है, आती रहती है, सेडिमेंटेशन होता रहता है, मिट्टी जब जैसे जैसे लेयर पे बनती जाती है, रॉक्स बनती रहती हैं, ठीक है। तो मान लो ये वाली लेयर है, अब क्या हुआ, ये बन गई, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये मान लो फोर्थ लेयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, आर्कियोलॉजी वाले आए, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्होंने यहाँ आके इस मिट्टी की खुदाई करनी शुरू कर दी। यहाँ से मिट्टी हटाई तो उनको कुछ ऐसे से रिमेन्स मिले, ये वाले। फिर उन्होंने यहाँ से मिट्टी उठाई तो उनको कुछ ऐसे रिमेन मिले डायनासोर की जैसे। फिर मान लो यहाँ से मिट्टी उठाई तो इनको ऐसे ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के क्या मिल गए, रिमेन्स मिल गए। मतलब कहने का ये, ऐसे करके अर्थ की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, फोर्थ लेयर, ठीक है। और इन लेयर्स के बीच में जो भी इनको इम्प्रिंट्स मिले, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड, हम अब ये क्या बन गई, सेडिमेंट्स बन गए, सेडिमेंट्स। हम क्या कर सकते हैं, अब इनकी हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब रॉक के ऊपर क्या बन गए, दीज आर द रॉक्स, ठीक है। रॉक्स के ऊपर ये सेडिमेंट्स बन गए, और अगर हम इनकी एज फाइंड कर लें, किसकी एज, रॉक की एज, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर जो हमें जो रिमेन मिला है, जो हमें डेड रिमेन मिला है, अगर वो इस वाली लेयर में मिला है, सबसे नीचे वाली लेयर में, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फॉसिल है ये सबसे पुराना है, जो सबसे नीचे वाली लेयर में मिला, ठीक है। फिर हम बोलेंगे, अगर मान लो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो अगर हमें जेड वाला फॉसिल सबसे डीपेस्ट लेयर के अंदर मिल रहा है रॉक्स की, तब हम ये बोलेंगे कि दिस इज द ओल्डेस्ट फॉसिल। तो ये फॉसिल इतना पुराना है, मतलब उस टाइम पे जब एज ये थी अर्थ की, अर्थ इज अवर 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बन गई थी, ठीक है। तो हम एज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फॉसिल जो हमें मिलेंगे, हम ये बता पाएंगे कि इस टाइम पीरियड के अंदर इस तरह का ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे कभी ना कभी सर्वाइव करता था, ठीक है। तो वो क्या है, वो सारे हैं फॉसिल्स, राइट। एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर। एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे परतें, लेयर्स बनती जा रही है, जिनको बोलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जितनी पुरानी अर्थ है उतनी पुरानी जब हम खुदाई करते हैं तो हमें हर जगह मिट्टी को खुदाई करने के बाद हमें बहुत सारे मतलब डेड रिमेन्स मिलती है। तो डिफरेंट एज रॉक, तो मतलब हमें अगर हमने लेयर्स देख ली तो हमने डिफरेंट जो रॉक्स हैं उनकी डिफरेंट एज के बारे में अगर हमें पता लग जाए। कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दैट प्रोबेबली डाइड, जो कभी ना कभी मतलब जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे इस अर्थ के ऊपर, जो किसी भी कारणवश डेथ हो गई तो वो वहीं पे रह गई और उनके ऊपर मिट्टी पर मिट्टी आती गई, ठीक है। तो सेडिमेंट्स बनती गई, जिससे रॉक्स बनती गई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट। तो आई होप हमें फॉसिल का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखो। हाँ, अब देखो, अब हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर ये एक डायग्राम दिया गया है डायनासोर ट्री का, ठीक है। इसके अंदर हमें ये पता लगता है दिस इज अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटरपार्ट्स ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। हमें पता है जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़ के अंदर जुरासिक वाला जो एरा था, हमें पता है कि उस टाइम पे डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो डायनासोर आज भले ही वो क्या बन गए, रेप्टाइल्स से एवोल्यूट होके बर्ड्स बन गए। तो कैसे पता लगा हमें, कैसे पता लगा? देखो, जब हम इन फॉसिल्स को देखते हैं तो हमारे पास देखो एक ये है ब्रैकियोसोरस। ये कैसा है, इसकी लॉन्ग तो नेक है, इस ब्रैकियोसोरस की लॉन्ग नेक है,
लॉन्ग टेल है, और ये क्या था, हर्बीवोरस था। कैसे पता होगा, इसके टीथ को देख के हमें पता लगा होगा कि हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म था, डायनासोर के जैसा। फिर इससे एक ब्रांच ये निकल रही है, टायरानोसोरस। अब ये क्या है, नियर अबाउट 20 फीट लॉन्ग है। इसके जो टीथ है, डैगर लाइक टीथ है इसके पास, डैगर लाइक टीथ, ठीक है। तो डैगर लाइक टीथ है, तो इसका मतलब ये पक्का कुछ ना कुछ औरों को मार के खाता होगा, मतलब ये क्या है, कार्निवोर है, ठीक है। ओके, 20 फीट लॉन्ग है इसकी, देखो ना, नेक भी इसकी लॉन्ग टेल है, राइट। अब इसी तरह से दूसरा देखो, स्टेगोसॉरस देखो, इसके क्या है, स्पाइक्स है इसकी बैक पर, इसकी बैक पर स्पाइक्स है। ये कैसी मूवमेंट शो करते हैं, क्वाड्रपल मूवमेंट, मतलब 4 पैरों पे चलने वाला ऑर्गेनिज्म था ये, दैट वाज ब्रैकोसोरस। अब इसको देखो, इसके कितने फीट है, 2, तो इसका मतलब इट वाज शोइंग, दिस वाज शोइंग बाइपिडल मूवमेंट। बाइपिडल मतलब 2 पैरों पे चलने वाले जानवर, राइट। ओके, स्पाइक्स वाला कौन है, स्टेगोसोरस। देन आता है हमारा ट्राइकोसोरस, है ना, ठीक है। तो इसके पास क्या है, इसके पास 3 हॉर्न्स है, 3 हॉर्न्स है, राइट। तो इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के डायनासोर मिले, और हमें यह भी बताया कि टाइम टू टाइम ये एवोल्यूट होते गए। फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, देखो, आर्कियोप्टेरिक्स, और इधर से निकल रही है क्रोकोडाइल, और इसके बाद दिस इज फ्लाइंग डायनासोर। टिरानोडॉन जो है फ्लाइंग डायनासोर है, ये डायनासोर, ठीक है। तो ऐसे ही हमें एक कनेक्टिंग लिंक मिलता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, दिस इज व्हाट आर्कियोटेरिक्स। तो आर्कियोटेरिक्स क्या है, आर्कियोटेरिक्स को जब हमें इसके जो रिमेन्स मिले, जब हमें इसके फॉसिल्स मिले, तब हमने ये देखा कि यार ये जो आर्कियोटेरिक्स है ना, इसके कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के साथ मिल रहे हैं, कुछ कैरेक्टर किसके साथ मिल रहे हैं, आपके रेप्टाइल्स के साथ मिल रहे हैं, राइट। तो बर्ड्स वाले कैरेक्टर क्या थे कि इनके पास बीक थी, बट उस बीक के अंदर टीथ भी थे। टीथ किसके पास होते हैं, रेप्टाइल्स के पास होते हैं, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं। तो इसके पास कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के हैं, कुछ कैरेक्टर किसके हैं, रेप्टाइल्स के हैं। इसके पास फिंगर्स थे, फिंगर्स के ऊपर क्लॉज थे, ये किसके कैरेक्टर है, रेप्टाइल्स के। बट साथ ही साथ आर्कियोटेरिक्स के पास विंग्स भी थे, साथ ही साथ आर्कियोटेरिक्स में विंग्स भी थे। तो विंग्स किसके पास होते हैं, बर्ड्स के पास होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स के पास जैसे विंग्स हैं, फिंगर और जो क्लॉज वो रेप्टाइल्स के जैसे हैं, टीथ रेप्टाइल के जैसे हैं, बीक बर्ड की जैसी है, न्यूमैटिक बोन्स नहीं है, तो रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा ऑर्गेनिज्म था बहुत बड़ा सा, जिसके हमें जब डेड रिमेन मिले तो वहाँ से हम ये कंक्लूड कर पाए, यस, जो बर्ड्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, रेप्टाइल से। तो ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है, वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों ग्रुप के कैरेक्टर को शो कर रहा है, दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक। तो नाम याद रखेंगे बेटा, आर्कियोटेरिक्स, 10th में भी आपने पक्का पढ़ा होगा इसका नाम, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जैसे डायनासोर्स। ये जो पूरी है आजकल के जब हम कुछ बात करते हैं डायनासोर, क्योंकि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट अगर हम क्रोकोडाइल को देखें तो कहीं ना कहीं देखो ना इनके साथ मैच कर रहा है, दैट मीन्स तो डायनासोर वाज अ रेप्टाइल। तो ये क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। यहाँ हम नाम लिखेंगे आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स क्या था ये आर्कियोटेरिक्स, दिस वाज द कनेक्टिंग लिंक between birds and reptiles। तो इसका मतलब एवोल्यूशन हुआ था, पहले कुछ रेंगने वाले जानवर थे, डायनासोर जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म थे, जैसे जैसे इस अर्थ के ऊपर कंडीशंस चेंज हुई वैसे वैसे एवोल्यूशन हुआ, रेप्टाइल्स आए, फिर रेप्टाइल एवोल्यूट होके बर्ड बन गए। जीता जागता तो नहीं, हमारे पास प्रूफ है, दैट इज आर्कियोटेरिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इन फॉसिल्स की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं दैट एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ओके, A study of fossils in different sedimentary layer indicates the geological period in which they existed। ये है बेटा आर्कियोटेरिक्स। ये देखो कितना बड़ा सा टूथ बीक है इसकी, टूथ बीक है बट दांत भी है इसके पास। तो ये कैरेक्टर किसका है, ये कैरेक्टर है रेप्टाइल्स का, ठीक है। विंग है इसके, बट विंग बर्ड्स वाला कैरेक्टर है, बट साथ ही साथ क्या है, क्लॉज है, राइट।
दिस इज एयरफॉयल विंग विद काउंटर फैदर, एवियन कैरेक्टर है फैदर्स के साथ, राइट। लॉन्ग टेल है जो कि बहुत सारे रेप्टाइल्स के अंदर हमें दिखती है, जैसे कि क्रोकोडाइल के अंदर। तो ये कैरेक्टर किसके दिखा रहा है, दोनों बर्ड्स के एज वेल एज रेप्टाइल्स के। और देखो ये हमें कैसे पता लगा, हमें ऐसे पता लगा, ये देखो ये कुछ रॉक के ऊपर ना हमें कुछ ऐसा सा इसका पार्ट दिखा, ये कुछ ऐसा सा हमें दिखा। तो यहाँ से फिर साइंटिस्ट ने इसको पूरे पार्ट को, देखो इसके पूरे पार्ट को जब हमने स्टडी किया, ये स्केलेटन से ऐसा सा कुछ मिला हमें, ठीक है। तो यहाँ से फिर साइंटिस्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं ये बर्ड भी है, कहीं ना कहीं ये रेप्टाइल भी है। तब वहाँ से हमें समझ में आया कि यस, रेप्टाइल जो है एवोल्यूट हो गए और क्या बन गए, बर्ड्स बन गए। दिस इज़ द प्रूफ, ये फॉसिल मिला है हमें। तो फॉसिल मिलने से दैट इज़ द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, अब देखो बेटा, ये मान लो ये जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ क्या थी, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बननी शुरू हुई। जैसे जैसे बननी शुरू हुई है ना, तो इसके ऊपर देखो डिफरेंट प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, ये वाले 2.5 बिलियन के बाद इस अर्थ पे मान लो लाइफ आई थी। हम ये बोलते हैं पहला कोई सेल आया। तो देखो हमने क्या किया, डिफरेंट ईरा के अंदर अर्थ की पूरी जो लाइफ है उसको हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ईरा है, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये 3 ईरा है। इयॉन हमें नहीं करने, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ईरा की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, मिसिपियन, पेनिसिलिवियन, पर्मियन, ये वाला जो पेलियोजोइक ईरा था, इस ईरा के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन हुआ और दिस वाज डोमिनेटेड बाय वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर स्विम कर सकते थे, जैसे कि फिश। सिल्यूरियन के अगर हम देखें, मिसिपियन, सिल्यूरियन के अंदर फिश लाइक ऑर्गेनिज्म वर डोमिनेटेड दिस अर्थ, क्योंकि अर्थ पर लाइफ जो आई थी वो सबसे पहले वाटर में आई थी, तो ये वाटर वाले ऑर्गेनिज्म थे। तो इस टाइम ठीक है, कंडीशंस बदल रही थी धीरे धीरे, तो ये हो सकता है ऑर्गेनिज्म उन कंडीशंस को सर्वाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली अपना नंबर बढ़ाने के लिए, राइट। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ट्राइएसिक, जुरासिक के अंदर हमें पता है डायनासोर, जुरासिक पार्क हमने मूवी देखी है, डायनासोर्स की मूवी थी। तो इस एरिया के अंदर डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म, देन क्रिटेशियस, ये कौन सा ईरा था, मेसोजोइक ईरा। तो फिर देन आई सिलोकैंथ, लाइक जो सिलोकैंथ क्या है, कनेक्टिंग लिंक है फिश और एम्फीबियन के बीच में, ठीक है। तो कुछ ये डिफरेंट देखो हमारे पास एजेस है, और इन एजेस के अंदर आप ये देख पा रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो आए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, फिर और नई स्पीशीज आई। तो मतलब एक तरह से अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो एवोल्यूशन का एक सिंपल मीनिंग समझ लो, नई स्पीशीज का बनना इस अर्थ के ऊपर, दैट इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो प्रोसेस हम समझ चुके हैं कैसे कैसे लाइफ आई। तो फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अर्थ की एज बढ़ती गई, इसके ऊपर रॉक्स बनती गई, रॉक्स के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन मिलते गए सेडिमेंट्स के अंदर, और उन अर्थ की एज को देखते हुए रॉक्स की एज को जब हमने फाइंड आउट किया, तो हम ये बता पाए कि डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म इस टाइम में, जैसे पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, किस इरा के अंदर इस अर्थ के ऊपर कभी ना कभी सर्वाइव करते थे, ठीक है। देखो ये ह्यूमन है, और अभी ह्यूमन देखो नीचे झांक रहे कि अच्छा हम यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आए हैं, इतने सालों के बाद आज हम इस स्टेज पर हैं, राइट। ओके, द स्टडी शोड दैट लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम, डिफरेंट टाइम पे जो लाइफ फॉर्म्स है वो वेरी होती गई, ठीक है। एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन्स। बहुत सारी लाइफ फॉर्म, ये सारी क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, तो इसके अकॉर्डिंग दे वर फाउंड इन द डिफरेंट एजेस ऑफ अर्थ। Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. All this is called paleontological evidence. ये सारे के सारे क्या हैं? These are paleontological evidences. ठीक है, चलो अब आ जाओ What are the evidences for evolution? फिर से एक क्वेश्चन है। दूसरा हम बोलते हैं कि हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। मतलब देखो ये ना हमारे पास कुछ एम्ब्रियो है, राइट, ये फिश का एम्ब्रियो है। तो जब फिश के एम्ब्रियो देखो, ये अर्ली एम्ब्रियो, इसके बाद देखो ये ना कुछ ऐसे गिल स्लिट से नज़र आते हैं, और ये टेल है।
और ये इसका फिश का मिड स्टेज का एम्ब्रियो है, मिड स्टेज का एम्ब्रियो, और ये है मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ या बेबी फिश है, फीटस है। ये किसका बेटा? सैलामेंडर, एम्फीबियंस का। तो एम्फीबियंस के पास भी देखो कुछ इस तरह से ना, ये गिल स्लिट्स है, और ये देखो ये क्या है? टेल है। और फिश के पास थे, फिश के पास तो हमें पता है गिल्स होते हैं, राइट। बट जब हम बात कर रहे हैं एम्फीबियन की, सैलामेंडर की, तो इसके जो मिड एम्ब्रियो स्टेज में देखो गिल्स है, और कुछ ये रिजेंबल कर रहे हैं फिश के एम्ब्रियो के साथ, फिश के फीटस के साथ, ठीक है। ओके, देन आ जाओ टोर्टोइस, रेप्टाइल्स पे आ जाओ। ये वही गिल स्लिट्स है, और ये क्या है? टेल है, गिल स्लिट्स, टेल, है ना। फिर ये बन गया मैच्योर फीटस बन गया, दिस इज टोर्टोइस। ये किसका है? चिकन का। इसमें भी देखो समथिंग टेल लाइक गिल स्लिट्स, समथिंग, मतलब कुछ रिजेंबलेंस ही आपको दिख रही है। आप इनमें से देख के ये बता ही नहीं सकते हो कि ये फिश का एम्ब्रियो है, ये सैलामेंडर का है, ये चिकन का है। मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे एम्ब्रियो, इवन आप ह्यूमन का भी देख लो, ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी देखो आपको यहाँ पे गिल स्लिट्स नजर आ रही हैं, ह्यूमन के एम्ब्रियो में आपको यहाँ पे टेल नजर आ रही है, ठीक है। तो हाइंड लिम्ब पे देखो, हाइंड लिम्ब पे देयर है, ये इसके बन गए हाइंड लिम्ब। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा एडल्ट ह्यूमन, मतलब अडल्ट नहीं, फीटस बन गया, डेवलप हो गया, राइट। तो अगर आप इन सब स्टेजेस पर सिर्फ इनके एम्ब्रियो को देखो तो आपको ये एम्ब्रियो कहीं ना कहीं सिमिलर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है वो सपोर्ट करते हैं फॉर एवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने ये बोला, मतलब उन्होंने बहुत सारे फीचर्स जो है उनको ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल द वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट्स। बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स थे, जब हमने क्या बोला, हमने कोऑर्डिनेट्स वाले कुछ कैरेक्टर पढ़े हुए जब हमने एनिमल किंगडम की थी। हमने ये बोला नोटोकोड होती है, दैट नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और हमने ये बोला किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पे जो कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर है वो प्रेजेंट होंगे। तो जब अर्नेस्ट हैकेल ने बोला देयर आर various features which are similar in embryonic stage but these features are absent in the adult stage, अडल्ट के अंदर एब्सेंट है, एम्ब्रियो के अंदर ये स्टेजेस प्रेजेंट है, जो ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं अगर एम्ब्रियो सेम है तो हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर्स कह लो, ठीक है। और अर्नेस्ट हैकेल की एक बहुत अच्छा फ्रेज भी हमें पता है, दैट ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स या रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, राइट। मतलब ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियो की स्टडी, फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशनरी स्टडी, कॉमन एंसेस्टर। तो कहीं ना कहीं जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो है वो रिपीट करती हैं अपने एंसेस्टर्स को, मतलब जो उनके कॉमन एंसेस्टर्स थे, जो एंसेस्टरल स्टेज में थे, वो एम्ब्रियो कहीं ना कहीं मतलब एवोल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हैं विद देयर बेसिक फीचर्स, राइट। चलो दूसरा देखो, ये हमने देखे एम्ब्रियो है हमारे पास, ऑलमोस्ट सबके एम्ब्रियो सेम दिख रहे हैं, राइट। चाहे आप फिश, सैलामेंडर, टोर्टोइस, चिक, रैबिट किसी का भी ले लो, ओके। फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिवेलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। जो गिल स्लिट्स फिश के अंदर एक्टिव थे वो बाकी सब स्टेजेस के अंदर, बाकी सब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर नो डाउट अब काम नहीं आते हैं, वेस्टिजियल हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स ये प्रूव करता है कि द लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। वाटर के अंदर फिश रहती थी, फिश के पास गिल्स आपको पता है कि क्यों होते हैं, तो वैसे ही गिल स्लिट्स बाकी सब वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में भी दिखाई दिए behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate। सिर्फ फिश के अंदर ही मिलते हैं हमें गिल, और किसी वर्टिब्रेट के अंदर अडल्ट स्टेज में हमें नहीं मिलते। हाउ दिस प्रपोजल, हालांकि इस जो प्रपोजल को डिसअप्रूव कर दिया किसने? वॉन बियर ने, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने इस कंसेप्ट को बाय केयरफुल स्टडीज परफॉर्म्ड बाय नोटेड दैट एम्ब्रियो जो है वो कभी भी अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स को पास नहीं करता। एम्ब्रियो के अंदर सिमिलैरिटीज तो हैं, बट दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल। मतलब फिश का एम्ब्रियो है वो आगे जाके फिश ही बनाएगा, राइट। ह्यूमन का एम्ब्रियो है वो आगे जाके ह्यूमन ही बनाएगा। एम्ब्रियो तो ठीक है सेम है, बट
कहीं ना कहीं एडल्ट जो बनेंगे दे आर नॉट लाइक दैट, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ हम समझ गए। देखो ईयर के पास ये जो हमें कुछ होल्स दिखते हैं ना किसी किसी के, जैसे गिल स्लिट्स, अब ये क्या है, वेस्टिजियल है दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर, बट इन फिश दे आर स्टिल फंक्शनल। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, हमने फॉसिल्स की बात की। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं तो हमें ये देखना है, देखो नंबर ऑफ फॉसिल्स डिफरेंट सेडिमेंट्स के अंदर, डिफरेंट सेडिमेंट्स, नंबर ऑफ फॉसिल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट सेडिमेंट्स। ठीक है, नेचर ऑफ फॉसिल्स दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, और डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म, जैसे कि हम बात करें हॉर्स की, हॉर्स का जो ओल्ड फॉसिल था, ओल्ड फॉसिल हमें मिला, और जब हम बात करें मॉडर्न हॉर्स की, ठीक है, तो जो फीचर हमें ओल्ड फॉसिल में दिख रहे थे वो मॉडर्न हॉर्स के फॉसिल से क्या थे, डिफरेंट थे, दीज वर डिफरेंट। ठीक है, तो ये हम हॉर्स के एवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं कि पहले के टाइम का हॉर्स कैसा था, आज के टाइम का हॉर्स कैसा है। दैट मीन्स धीरे करके एवोल्यूशन हुआ है, फॉर्म्स भी डिफरेंट चेंज हुई हैं। तो ये सब हमें फॉसिल से पता लगता है। फिर हमने समझ लिया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स, जो कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स है, मतलब स्ट्रक्चर उनकी सेम है, भले फंक्शन डिफरेंट है। मतलब होमोलॉगस ऑर्गन की हम बात करेंगे जब हम एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को जब हम कंपेयर करेंगे, और कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है बट स्टिल सेम काम कर रहे हैं। दैट मीन्स हम बात करेंगे एनालॉगस ऑर्गन की। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजी क्या होती है बेटा, बाहर से जो हमें स्ट्रक्चर दिख रही है। एनाटॉमी क्या हो रही है, जो स्ट्रक्चर हमें अंदर से दिखती है। तो उन एविडेंसेस को जब हमने स्टडी किया, हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी को जब देखा, तो उससे हमें पता लगा देयर आर सम सिमिलैरिटीज और देयर आर सम डिफरेंसेस। कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस हैं अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स एगो। ठीक है, आज के ऑर्गेनिज्म के बीच में और जो बहुत साल पहले एग्जिस्ट हुए उनके बीच में कुछ हमें सिमिलैरिटीज, कुछ हमें डिफरेंसेस नजर आते हैं। ठीक है, ओके, सच सिमिलैरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वर शेयर्ड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वेल की, मैमल है, बैट क्या है, मैमल है, चीता क्या है, मैमल है, मैन क्या है, मैमल है। ठीक है, तो इनके सारे क्या है, मैमल्स हैं। दे शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैटर्न ऑफ देयर बोन्स इन लिम्स। ठीक है, जैसे हमें पता है कार्पल, फेलेंजिस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये जो जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इनके अंदर सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। मतलब इनकी एनाटॉमी सेम है, राइट, बट फंक्शन देखो डिफरेंट है। बैट के ये जो स्ट्रक्चर लिम्स क्या है, उड़ने काम आते हैं, वेल के तैरने के काम आते हैं, चीता के भागने काम आते हैं, मैन के स्टैंडिंग है ना। पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स, फोर लिम्ब ये वाले हाथ जो है हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर भले सेम है। हमारे जो हैंड्स के अंदर जब आप बोन्स को स्टडी करोगे, जो बोन्स का पैटर्न है वो चीता के जो फ्रंट वाले लिम्स हैं ना इसके साथ मैच कर रहे हैं, वेल के जो फ्लिपर्स हैं उनके साथ मैच कर रहे हैं, बैट के जो विंग्स हैं उनके साथ मैच कर रहा है। बट देखो ना, काम ना अलग अलग है। हमारे हाथ कुछ और काम करते हैं, वो काम चीता के पैर नहीं कर सकते, वो उसमें दौड़ने में हेल्प करते हैं। वो काम वेल के फिन्स नहीं कर सकते, बैट के विंग्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें ये तो पता है कि जो इनकी स्ट्रक्चर है, देयर इज द स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी बट दे आर फंक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, ओके, देन आ जाओ। Although these forelimbs perform different functions, in these animals they have similar anatomical structure. Anatomical structure के अंदर क्या है? All of them have humerus,
they have radius, they have ulna, they have carpals, metacarpals and phalanges in their forelimbs. Hence in these animals the same structure developed along different direction due to adaptation to different need. मतलब कहीं ना कहीं होमोलोगस, ये ऐसे ऑर्गन्स, अब देखो डेफिनेशन की हम बात करेंगे, होमोलोगस वो ऑर्गन है जिनका इंसेस्टर ओरिजिन सेम है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। अब देखो, दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन and these structures are homologous. तो homology क्या इंडिकेट करती है? Common ancestry. Other examples are vertebrate hearts or brains. ठीक है। अब देखो, अब बच्चों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती है that what is divergent evolution. तो देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, दिस इज़ वन कॉमन पॉइंट, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकली और इधर उधर फैल गई, ठीक है, कहाँ फैल गई, इधर फैल गई, इधर फैल गई, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। दिस इज व्हाट? डाइवर्जेंट। तो एक कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर ओरिजिन सभी का सेम है, सारे ऑर्गन्स का ओरिजिन सेम है, तो ये क्या, ओरिजिन सेम है और सब डिफरेंट हैबिटेट्स में जाके रहने लग गए, और डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने की वजह से उनको क्या करना पड़ा, अपने आप को अडाप्ट करना पड़ा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझना, मान लो आप सब बच्चे एक सिटी से निकलते हो, ठीक है, आपका स्कूल का लेवल कंप्लीट हो गया, आपका नीट क्लियर हो गया, अब आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट कॉलेजेस मिलेंगे। तो सब बच्चे, मान लो एक सिटी के बच्चे, कोई भी सिटी ले लो, XYZ कोई भी सिटी है, तो वो बच्चे अब क्या कर गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ कनाडा चले गए, कुछ ऐसे करके डिफरेंट जगह पे चले गए, ठीक है। बट ओरिजिन सबका सेम है, ओरिजिन सबका सेम है, और उस ओरिजिन से वो डिफरेंट जगह में चले गए, और अब डिफरेंट जगह में जाके जैसे उनको हैबिटेट मिलेगा वो वहाँ पर अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे। दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो सेम इसी तरह से ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए और डिफरेंट जगह पे जाके डाइवर्स हो गए, जिसकी वजह से उनके जो स्ट्रक्चर्स थे, जो उनके फोरलिम्स थे, उनको डिफरेंट काम के लिए अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही जब हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट सभी का सेम है, ओरिजिन सभी का सेम है, फर्क है सिर्फ चैम्बर्स का। फर्क किसका है? सिर्फ चैम्बर्स का। तो इसको भी हम किस में ले सकते हैं? दीज आर ऑल्सो द होमोलोगस ऑर्गन्स। दीज आर ऑल्सो द होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। अब देखो, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर हम बात करें, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स। थॉर्न्स क्या होते हैं? दैट इज, दीज आर थॉर्न्स, ये जो तीखी सी ना स्पाइन्स लाइक सी स्ट्रक्चर होती है। और टेंड्रिल क्या होते हैं? टेंड्रिल समवट कुछ ऐसे क्वाइल्ड सी स्ट्रक्चर होती है। ओरिजिन इनका सेम है बट फंक्शन इनका डिफरेंट हो गया, राइट। इन प्लांट्स ऑल्सो द थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविलिया के एंड कुकुरबिटा के, दे रिप्रेजेंट होमोलॉजी। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वेयर एज एनालॉजी हो गया डिफरेंट कैसे है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है, काम एक ही कर रहे हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, काम एक ही कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल याद रखोगे, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। थॉर्न्स जो है वो प्रोटेक्शन के काम आ रहे हैं, टेंड्रिल्स जो है वो क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है बट फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो ऐसी एग्जाम्पल को हम बोलते हैं होमोलॉजी, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। और ये होमोलोगस ऑर्गन कहीं ना कहीं एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के कि सब ऑर्गन्स कहीं एक ओरिजिन से अराइज किए हैं, ठीक है। ओके, विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स। देखो, हमें पता है कि जो बटरफ्लाई है वो भी उड़ती है विंग्स की हेल्प से, और जो बर्ड्स हैं वो भी अपने विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं। बट अगर आप देखो तो बर्ड्स के जो विंग्स हैं, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ फोरलिम्स, जबकि विंग्स के ऐसा, बटरफ्लाई के विंग्स ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स अब क्या है, they are not anatomically similar, anatomically they are not similar, but सेम ही काम कर रहे हैं। दोनों के जो पंख है वो उड़ने के काम आते हैं, बल्कि उनके एनाटॉमी डिफरेंट है, राइट। तो दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग द एनालॉजी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एनालॉजी। तो जब भी हम एनालॉजी की बात करेंगे, एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? देखो, ऐसे देखो, हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ
convergent evolution. Different structures evolving for the same function and hence have similarities. For example, eyes of the octopus and mammals किस काम आती है बेटा? eyes विजन के काम आती है, देखने के काम आती है. बट कहाँ ऑक्टोपस, कहाँ ह्यूमंस? ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनकी आइज की, बट फंक्शन सेम हो गया, इनका फंक्शन सेम हो गया. तो ऐसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनालॉजी, एनालॉगस ऑर्गन. तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कैसे? कन्वर्स का मतलब होता है एक जगह पे सब इकट्ठे हो गए. ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी है, राइट? उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया. फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन कॉमन यूनिवर्सिटी, यू कैन टेक दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे डिफरेंट जगह से आ रहे हैं. ठीक है, माइट बी इंडिया से भी आ रहे हैं, माइट बी फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, या इंडिया के अंदर ही डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं, डिफरेंट सिटी से आ रहे हैं. सब आके एक जगह इकट्ठे हो गए और अब सबको, चाहे वो उनका बैकग्राउंड कितना भी डिफरेंट है, सबको एक जगह पे एक उसी पॉइंट पर अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर द कॉमन फंक्शन. ठीक है, जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए डिफरेंट स्टेट से बच्चे आके एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? सेम काम करेंगे. तो मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? एक सेकेंड. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड दैट ऑफ डॉल्फिन्स. ये किसके फ्लिपर्स है? पेंगुइन्स के. ये किसके है? डॉल्फिन के. स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट काम दोनों का एक है. तो देखो क्या होता है कन्वर्जन में, ये दिस इज कन्वर्जेंस. ये मान लो कोई कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे दूर से हम आके रहने लग गए, जो भी हैबिटेट हमें मिला. अब यहाँ पे जब सेम पॉइंट पे सब आ गए तो इनको अपने इस जगह के अकॉर्डिंग सबको फंक्शन काम करना पड़ेगा, चाहे वो कितने ही डिफरेंट हैं स्ट्रक्चरली या व्हाटएवर. तो इसको बोलते हैं बेटा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. स्ट्रक्चर उनका सेम है, काम डिफरेंट है. एनालॉगी के अंदर काम सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. राइट, आई होप हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं. ऐसे ही देखो मॉडिफिकेशंस. पोटैटो क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड, पोटैटो इज अ modified stem, or this is the modified root. Sweet potato, this is the root, not modified, this is the root. ये रूट की मॉडिफिकेशन है. ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन है ना, मॉडिफाइड रूट मॉडिफाइड. क्या है ये? मतलब इसने स्टोरेज कर लिया फूड का, तो जिसको हम दैट हैज स्वोलन, बट दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. पोटैटो क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी. काम क्या है? फूड स्टोरेज का. स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक स्टेम है एक रूट है, बट काम क्या कर रहे हैं? फूड को स्टोर कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी. ठीक है, चलो with this what we have completed today, we have completed with the paleontological evidence. हमने embryological evidence देखे और हमने comparative study की anatomy और morphology की. Now it's a time for the questions to answer. ठीक है, चलो. Fossil X is older than fossil Y because अगर X older है बेटा तो वो deeper sediment के अंदर मिला हुआ rock की. ठीक है, तो जितना नीचे तक मिलेगा हमें उतना वो पुराना होगा फॉसिल. दैट मीन्स फॉसिल X was found in the deeper sedimentation. दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? B. ठीक है, चलो आगे आओ. Yes, homology is based on the divergent evolution. Absolutely true. And analogy is the result of convergent evolution. ये चीज़ें हमने अभी भी डिस्कस की हैं. तो both A and R are correct. दोनों करेक्ट है, हालांकि एक्सप्लेनेशन कोई ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हम इसमें चूज करेंगे. आंसर होगा हमारा C. बोथ A assertion and reason are correct. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ जाओ. एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन क्या होगा? आर्म ऑफ ह्यूमन. होमोलोगस बताना है बेटा, स्ट्रक्चर जिनका सेम है. और विंग्स ऑफ बर्ड भी क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लिम्स है. ये हमारे ये क्या है? ये 4 लिम्स है. बर्ड्स के विंग क्या है? 4 लिम्स है. तो दिस इज होमोलोगस. विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, विंग्स ऑफ ए बर्ड, दिस इज नॉट, दिस इज कन्वर्जेंट. लेग ऑफ डॉग, लेग ऑफ स्पाइडर, नो. दिस इज ए. इसका आंसर होगा ए. द आर्म ऑफ ह्यूमन एंड विंग ऑफ बर्ड. ओके. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, किसकी एग्जाम्पल्स है? दोनों का काम क्या है? फूड स्टोरेज, बट स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है. स्टेम है पोटैटो, रूट क्या है? स्वीट पोटैटो. तो
कैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट? क्या बैट विंग ऑफ एक इंसेक्ट के विंग आपस में एनालॉगस स्ट्रक्चर है? माइंड में फिक्स करके रखना कि एनालॉगस का मतलब फंक्शन सेम है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं एनालॉगस का मतलब क्या हुआ? फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक है। और होमोलॉगस, होमोलॉगस स्ट्रक्चर सेम, होमोलॉगस में हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट, ठीक है। चलो, तो बैट के विंग उड़ने के काम आते हैं, बट इट इज अ मैमल। इंसेक्ट विंग, आर्थ्रोपोड, उड़ने के काम आते हैं, दोनों का काम सेम है बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो ये एनालॉगस है, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे देखो, सील फ्लिपर एंड बैट पॉ आर होमोलॉगस, नो। इंसेक्ट विंग एंड बर्ड विंग आर होमोलॉगस, नो, ये भी डिफरेंट है, ठीक है, काम भले सेम करते हैं। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ पी, दीज आर होमोलॉगस, ठीक है, सेम काम, मतलब स्ट्रक्चर इनका सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। तो एनालॉगस ये भी मतलब रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। क्या आंसर होगा? ए, राइट। It's the time to say thank you, but what we have covered, we have started with the evidences of evolution. हमने सबूतों पे बात की कि evolution हुआ था। अभी हमने पार्ट 1 ही डिस्कस किया, पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में। एंड इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।